हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल। हिंदी में प्रियम्बल को उद्देशिका बुलाया जाता है और हर वो एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी या लीगल जीएस आता है उसमें प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में हम प्रियम्बल को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम इन तीन क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल क्या है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाई प्रियम्बल इज इम्पॉर्टेंट, मतलब प्रियम्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को पता होगा कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ये जो तीनों क्वेश्चन है इसके माध्यम से, इसके थ्रू हम पूरे प्रियम्बल के टॉपिक को कवर करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले जानने वाली बात है वो है व्हाट इज प्रियम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रियम्बल क्या है। ओके गाइस, प्रियम्बल जो है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे जब हम गूगल पे कोई मूवी या कोई टीवी ड्रामा सर्च करते हैं तो जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द सर्च एक सिनॉप्सिस आता है जो ये बताता है कि ये जो मूवी है या ये जो टीवी ड्रामा है उसका थीम क्या है, ये किस पे बेस्ड है, कौन लोगों ने इसे बनाया है, इसमें कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। सेम काम करता है हमारा प्रियम्बल। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो किन आइडियाज़ पे बेस्ड है, किन वैल्यूज़ पे बेस्ड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसने दिया है और ये कब बन के तैयार हुआ है, हमें कब मिला है। ये सारी चीज़ें, ये जो इंट्रोडक्शन है वो बताता है हमको प्रियम्बल। अब हम पूरा प्रियम्बल देखेंगे लाइन बाय लाइन और उसमें समझेंगे इसमें जो वर्ड्स हैं जो हमको बताते हैं कि वो आइडियाज़ क्या हैं, वो वैल्यूज़ क्या हैं, उनका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब इन दो लाइंस में जो ये पहली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किसने दिया है, यहाँ के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, भारत की जो जनता है उसने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है तो उसका आंसर होगा हमेशा पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसका हमेशा आंसर होगा द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो लाइन है वो बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved India into, मतलब हम जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया को कैसा रिजॉल्व करते हैं, कैसा बनाते हैं, एक सॉवरेन। सॉवरेन को हिंदी में बोला जाता है संप्रभु। इसका मतलब ये होता है कि ये जो देश है उसकी जो गवर्नमेंट है वो अपने निर्णय लेने के लिए, अपने जो डिसीजन है वो लेने के लिए आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। इस गवर्नमेंट को किसी भी बाहरी ताकत की या बाहरी जो गवर्नमेंट है, बाहर के जो देश हैं उनके निर्णय मानने के लिए ये जो गवर्नमेंट है वो बाध्य नहीं है। किसी भी देश को बनने के लिए तीन चीज़ों की बेसिक नीड रहती है तभी वो देश कहलाएगा। पहला जरूरत होता है कि एक टेरिटरी होना चाहिए, दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पॉपुलेशन, और तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता। वो आज़ाद देश हो, उसकी जो गवर्नमेंट है वो अपने निर्णय ले सके। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट दरअसल एक आइडिया है गवर्नेंस का, मतलब सरकार का चलाने का, सरकार को चलाने का एक तरीका है। अब यहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, जो उद्योग होंगे, जो विनिर्माण की जो संस्थान होंगे उसको इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी वो, और यहाँ के जो लोग होंगे वो साथ में उस पर मालिकाना हक रखेंगे, वो को ओन करते हैं उसको। इसके साथ साथ इस वर्ड का और मतलब क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देश से गरीबी, पावर्टी या भुखमरी ये सब हटाने के लिए काम करेगी और जो बैलेंस है उसको बना के रखेगी। उसके बाद जो अगला वर्ड इसमें यूज किया गया है वो है सेक्युलर। हिंदी में इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष।
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट होगा, जो सरकार होगी, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट किसी एक धर्म को ऊपर उठाने के लिए काम नहीं कर सकती, या फिर किसी एक क्लास के लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये सिर्फ इस कारण कि वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस कारण उनको कोई वो विशेष फायदा नहीं दे सकती। इंडिया का कोई अपना एक धर्म नहीं है, ना वो किसी रिलीजन को प्रमोट करेगी, ना वो किसी रिलीजन को डिमोट करेगी, किसी को सप्रेस करने की भी वो कोशिश नहीं करेगी। उसके बाद ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, जो इस देश को चलाएगी, वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। मतलब लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और वो प्रतिनिधि जाकर इस देश की सरकार बनाएंगे और वो सरकार इस देश को चलाएगी। ध्यान रखिएगा, देश की सरकार चुनी हुई होगी। वहीं पे रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो देश का हेड होगा, कंट्री का जो हेड होगा, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट को बोला जाता है हमारे यहाँ। वो जो हेड होगा वो चुना हुआ होगा। मतलब वो वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आता है। इस कारण हम रिपब्लिक हैं। उसी की जगह अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो वहाँ जो गवर्नमेंट है, जो उनकी सरकार है, वो डेमोक्रेटिक है। मतलब वो चुन के आती है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक क्वीन या किंग होती है और वहाँ पे यही नियम है कि उनका बेटा फिर किंग बनेगा या उनकी बेटी क्वीन बनेगी। इस कारण वो डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं है। तो इन दो लाइन्स का मतलब क्या हुआ कि हम इंडिया के जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने देश को कैसा बनाया है? एक सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मतलब गणराज्य। डेमोक्रेटिक का हिंदी होता है लोकतांत्रिक और रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। उसके बाद फिर अगली जो लाइन है वो बोलती है एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। मतलब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, सिक्योर किया जाएगा, उनके लिए ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्या क्या चीजें? पहला है जस्टिस मतलब न्याय। लेकिन न्याय कैसा? सोशल, सामाजिक, मतलब समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत की जो परंपरा है, प्रथा है, उसको खत्म किया जाएगा। उसके बाद अगला न्याय क्या है? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। इसका मतलब ये होता है कि जो गरीबी है देश में वो मिटाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब रहता जा रहा है। और अगला जो न्याय है वो होगा पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। इसका मतलब ये है कि राजनीति में, देश की जो राजनीति है, जो सरकार है, जो सरकार चलाने की प्रथा है, परंपरा है, उसमें भी हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। और ये हम कैसे अचीव करते हैं? पहला तो है अडल्ट सफरेज, मतलब इस देश के हर वयस्क नागरिक को, मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगा? हर व्यक्ति अगर वो जो नियम है, जो कायदे हैं, उन पे खरा उतरता है तो वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जा सकता है। मतलब वो चाहे तो खड़ा हो सकता है चुनाव में, और अगर लोगों को वो कैंडिडेट पसंद है तो लोग उसको इलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक प्रकार का पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगली जो लाइन है वो बोलती है कि इस देश के हर नागरिक को लिबर्टी होगी, मतलब आज़ादी होगी। किस चीज़ की आज़ादी? थॉट की, मतलब सोचने की, विचार करने की आज़ादी होगी। और क्या? एक्सप्रेशन मतलब खुद को व्यक्त करने की, जो विचार है अपने खुद के उनको व्यक्त करने की आज़ादी होगी। विश्वास रखने की आज़ादी होगी, मतलब बिलीफ की, वो किन चीज़ों पे विश्वास करना चाहता है उसकी आज़ादी उसको मिलेगी हर नागरिक को। और उसके बाद फेथ एंड वर्शिप की, मतलब वो किस फेथ को, किस धर्म को, किस पंथ को वो फॉलो करना चाहता है, किनको वो मानना चाहता है, इस चीज की उसको आजादी है। और उसके अलावा वर्शिप मतलब वो किनको पूजना चाहता है, किसकी वो पूजा करना चाहता है, इस चीज की उसको आजादी है। उसके बाद और क्या मिलेगा इस देश के सिटीजन्स को? इक्वालिटी,
मतलब समानता किस चीज की, स्टेटस की, मतलब उसकी जो परिस्थिति है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, उस चीज में इक्वालिटी होगी, मतलब समानता होगी, बराबरी होगी। और क्या चीज की इक्वालिटी रहेगी, समानता रहेगी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। इस देश के हर नागरिक को हर अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे, मतलब हर व्यक्ति को अगर कोई अवसर है तो हर व्यक्ति का उस पर बराबर का अधिकार होगा। एंड प्रमोट among them all fraternity assuring the dignity of individual। इसके अलावा और क्या किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के माध्यम से उन सब के बीच में फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ाया जाएगा। किस चीज को ध्यान में रखते हुए, हर व्यक्ति की जो पर्सनल डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो खातिर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति के बीच में भाईचारा बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, इस देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता, पूरा देश हमारा एक है, कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा जिससे इसकी अखंडता को कष्ट पहुंचे, ठेस पहुंचे, मतलब इसको तोड़ने की बात, इसके हिस्से कर देने की बात कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। उसके बाद हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 26 नवंबर 1949 को ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्या करती है, अडॉप्ट करती है, मतलब अंगीकृत करती है, इनेक्ट करती है, पूरा करती है, बनाती है। और खुद को मतलब हमने जो बनाया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुद को गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान हम खुद को देते हैं। ये है हमारा पूरा प्रियम्बल। और इसके हर वर्ड का मतलब जो हम अभी देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये पूरा प्रियम्बल हमको बताता है कि हमारा जो संविधान है वो इन आइडियाज पे बेस्ड है, इन वैल्यूज पे बेस्ड है। ये जो चीज़ें सॉवरेनिटी, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट होगी, सेक्युलरिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो हमको जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी हमको मिलना चाहिए सिटीजन होने के नाते। और इसके अलावा क्या, पूरे देश के बीच में भाईचारा होना चाहिए, हर व्यक्ति का अपने एक साम्यता की परिभाषा होनी चाहिए, उसकी एक इज्जत होनी चाहिए। ये जो भाईचारा है, ये सारी चीज़ें एक देश के नागरिक को सिक्योर की जाएगी। ये है हमारा प्रियम्बल। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये प्रियम्बल जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये प्रियम्बल इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके गाइस, हमारा जो अगले दो क्वेश्चंस हैं वो है व्हाई प्रियम्बल इज इम्पोर्टेंट, मतलब प्रियम्बल इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है या नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस हम एक साथ देखेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड भी बोला जाता है। अब हमारे यहाँ जो भी पोस्ट हैं, जो भी डेजिग्नेशंस हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं। एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा, ये हमको कहाँ से पता चलता है, या ये जो कानून है, ये जो लॉ है, उसके पास ये पावर है, किसी व्यक्ति के पास ये ड्यूटीज़ हैं, ये शक्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती हैं। तो ये चीज़ हमको पता चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब हम एक व्यक्ति को चुनेंगे जो अपनी एक सरकार बनाएगा, और वो सरकार इस देश को चलाएगी, मतलब गवर्नमेंट। तो ये चीज हमको मिलती है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इस देश को चलाने के लिए लॉज बना सकती है, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकती है, रूल्स बना सकती है, ऑर्डर्स पास कर सकती है। और यही सब ऑर्डर्स और रूल्स के जो क्राइटेरियाज हैं वो हमको मिलते हैं कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देता है, डेजिग्नेशन देता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो गवर्नर्स होते हैं, वो सब के जो डेजिग्नेशन है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा वो हमको और क्या देता है, वो हमको पावर बताता है कि गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की, ऑर्डिनेंसेस पास करने की पावर है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको
एक क्राइटेरिया देता है या एक रेस्ट्रिक्शन बताता है कि कौन से लॉज पास नहीं किए जा सकते या कैसे लॉज अगर पास किए गए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, मतलब संविधान के खिलाफ होंगे और उनकी कोई भी पावर नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होना चाहिए प्रीएम्बल को वो है या नहीं, तो उसका मतलब ये है कि अगर प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर ये जो क्राइटेरिया और ये जो पावर है वो जो हम अभी थोड़ी देर पहले प्रीएम्बल के जो वर्ड्स देखे वो सब भी इस क्राइटेरिया में आएंगे। मतलब कोई भी लॉ अगर बनता है, कोई भी इनेक्टमेंट अगर आता है, कोई भी अगर ऑर्डर पास होता है तो प्रीएम्बल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो एक क्राइटेरिया की तरह काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल में एक वर्ड है सेक्युलर, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं भी यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब हमने अभी देखा, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो यहाँ की सरकार होगी, इस देश की जो सरकार होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट पास करती है जिसका नेचर सेक्युलर नहीं है, मतलब वो अगर एक धर्म को प्रमोट करता है या किसी धर्म को सप्रेस करता है, किसी को डिमोट करता है, तो वो जो लॉ होगा वो कैसा होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन कब, अगर प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तब, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेक्युलर वर्ड नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ पास करती है जो अपने आप में सेक्युलर नेचर का नहीं है और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो वो लॉ सही है, मतलब सेक्युलर, क्योंकि इसके क्राइटेरिया में नहीं आता, इसके कंडीशन में नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये वर्ड नहीं है कि सेक्युलर लॉज होने चाहिए, सेक्युलर इलेक्टमेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। तो इस कारण सेक्युलर वर्ड क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इस कारण अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो कोई भी लॉ जो सेक्युलर नहीं है नेचर में वो सही होगा। लेकिन अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर सेक्युलर अगर लॉ नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। ये क्या करता है, डेजिग्नेशन देता है, मतलब लोगों को उनकी एक पोस्ट देता है, एक अधिकारिता देता है, पावर देता है कि वो चाहे तो लॉ पास कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, कायदे कानून बना सकते हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि कैसे लॉज बनेंगे, कैसे लोग किसी भी डेजिग्नेशन में पहुंचेंगे, कैसे लोगों को चुना जा सकता है, कैसे लोगों को चुना नहीं जा सकता, कौन से लोग, कौन से जो लॉ होंगे या इनेक्टमेंट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएंगे, कौन से लॉज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएंगे। तो इस कारण कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है। अब बात ये आती है कि प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा तो जितने वर्ड्स हमने थोड़ी देर पहले देखे वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी डेजिग्नेशन जब आएगा तो उसको प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। इस कारण प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो ये केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन का काम करेगा, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं होगा। ये केवल बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसा है, किन वैल्यूज पे बेस्ड है। लेकिन अगर ये पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर ये एक क्राइटेरिया बन जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी चीजें हैं उनका एक हिस्सा हो जाएगा और पूरे जितनी भी पावर्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं, जितनी भी चीजें, जितने भी लिबर्टी, इक्वालिटी, जो भी चीजें हमको मिलती हैं वो भी प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसके आगे जब बात आती है कि क्या एक्चुअल में जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है, तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, इसका आंसर हमेशा ही यस होगा, हमेशा यस होगा। कोई भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं, तो उसका आंसर है यस। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि कहीं पे भी पूरे हमारे जो जितने भी लॉज बने हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा। तो फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जो पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं
उनका मतलब क्या होगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है और वो कैसे अप्लाई किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार ऐसे केसेस आए जिसमें ये प्रश्न उठा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और उसी डिसीजंस के माध्यम से, उन्हीं डिसीजंस के थ्रू हमको ये पता चला कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो दो हैं। पहला जो केस है वो है बेरूबरी यूनियन का केस। बेरूबरी यूनियन का जो केस था वो एक रेफरेंस केस था, मतलब इसको रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, और ये केस आया था 1960 में, मतलब 1960 में ये केस आया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है उसको यूज किया जा सकता है किस तरीके से, ये जानने के लिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाने वाली असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन वो जो थे वो क्या सोचते थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, ये जानने के लिए प्रीएम्बल का यूज किया जा सकता है। लेकिन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये डिसीजन था किसका? बेरूबरी यूनियन के जो जजमेंट आया था उसका ये डिसीजन था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बाद एक लैंडमार्क केस आता है 1973 में। हर वो स्टूडेंट जो लॉ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसको इस केस के बारे में मालूम है। ये केस था केशवानंद भारती का केस, जो ये बोलता है कि केशवानंद भारती का केस जो ये बोलता है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो मतलब प्रीएम्बल में जो चीजें दी हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मानी जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानी जाएगी, और इसलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। अब इसमें एक चीज जो फन फैक्ट है वो ये है कि केशवानंद भारती का जो केस आया था इसमें आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर कभी भी आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आता है कि अभी तक के सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की किस केस में बैठी है, तो उसका आंसर है केशवानंद भारती के केस में। और इसके माध्यम से हमको पता चला कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। यहाँ पे हमारा प्रीएम्बल का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू।